हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए आज पॉलिटी का रिवीजन सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पार्ट 14 तक देख लिया था, यानी भाग 14 तक 323 तक मतलब कि देख लिया था। आज हम लोग पार्ट नंबर 15 यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा मैं उसको रिवीजन कर देती हूँ। क्विक सा रिवीजन देखिए, हम लोगों ने क्या देखा था। संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो 395 आर्टिकल है और कुछ जोड़ा गया फिर बाद में, तो यानी इस मेनली 395 है। ठीक है, फिर भाग कितने हैं, तो 22 भाग है। शेड्यूल कितने थे, 12 शेड्यूल थे। पहले 8 था, 8 से 12 कर लिया गया। ठीक है, चलिए अब पार्ट 22 है, तो 22 पार्ट में हम लोगों ने 14 पार्ट तक देख लिया था। 14 पार्ट फर्स्ट में क्या देखा था, यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि भारत, जिसमें 1 से 4 तक की चर्चा है, यानी भारत राज्यों का संघ है। और फिर पार्ट 2 में आर्टिकल नंबर 2 में था कि विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिला सकता है, जैसे सिक्किम को मिलाया, फिर अगर राज्य बन गया तो उसको डिवीजन कर सकता है अपने में। फिर पार्ट आर्टिकल नंबर 4 में था कि राष्ट्रपति कुछ भी 3-4 में चेंज होगा तो बोल नहीं सकते, मतलब रोक नहीं सकते, क्योंकि उनको पूर्व सूचना के अनुसार ही 3-4 में चेंज होता है, 2-3 में। फिर पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पार्ट 2 सिटीजनशिप से था। सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, यूके का। यूके में जैसा सिटीजनशिप है ना वैसे ही, यानी 5 से 11 तक का चर्चा है। 5 तरह से सिटीजनशिप ले सकते हैं, वंश के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, फिर वंशानुगत, फिर रजिस्ट्रेशन से, पंजीकरण से। ठीक है, और उसके बाद फिर पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था, एक देखिए, तो सांसद की चर्चा है। सांसद में कितना होता है, 3 तरह का सत्र होता है। बजट 3 तरह का मतलब सत्र निकलता है, मानसून सत्र, फिर शीतकालीन सत्र, फिर बजट सत्र, 3 तरह का सत्र होता है। ठीक है, उसके बाद 3 तरह का प्रस्तावना भी लाया जाता है, जिसमें 3 तरह का प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना में कौन सा, पहला ध्यान आकर्षण प्रस्तावना, फिर दूसरा स्थगन प्रस्तावना, और फिर तीसरा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, जिस पार्टी का मतलब गवर्नमेंट होता है उसको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, यानी इसके लिए फ्लोर टेस्ट होता है। ओके, फिर कितने तरह से संसद में कार्य चलते हैं, तो एक प्रश्नकाल होता है और शून्यकाल होता है। ओके, और फिर सांसद में इसीलिए अब सांसद में जो भी कार्रवाई चल रहा था उसके लिए, फिर जो भी कार्रवाई चल रहा था उसके लिए 3 समितियां भी बनाई गई है। 3 समितियां, पहला प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति, और तीसरा लोक उपकरण समिति। प्राक्कलन समिति क्या होता है, जो सबसे बड़ी समिति है। इसमें ये जो है ना, मतलब कि धन निकालने के लिए आकलन करता है, यानी धन निकालने मतलब कि वार्षिक वित्त में कितना धन क्या चीज़ पे निकलना है उसका आकलन करता है, एस्टिमेशन करता है। इसमें लोकसभा के ही 3 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं, और इसके अध्यक्ष लोकसभा के मतलब इसके अध्यक्ष जिनका सरकार रहता है उन्हीं के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, और लोक लेखा समिति, इसमें क्या होता है ना, इसमें ये ना जो CAG का रिपोर्ट होता है देते हैं ना, उनका भी जांच करता है। और इसमें राज्यसभा के 7 सदस्य और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं लोक लेखा समिति में। फिर लोक उपकरण समिति में सेम इसी के तरह का कि राज्यसभा के 7 रहेंगे और लोकसभा के 15 सदस्य रहेंगे, टोटल 22 सदस्य रहेंगे। और इसके अध्यक्ष लोक उपकरण के सरकार मतलब कि लोकसभा का स्पीकर ही रहेंगे। ओके, यहाँ तक हो गया सांसद। फिर गणापूर्ति का चर्चा 100 में था। 108 में संसद में संयुक्त अधिवेशन, मतलब संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएंगे, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अभी तक कितना बार बुलाया गया, 4 बार, जिसमें 3 बार में अटल बिहारी वाजपेयी प्रेजेंट रहे। मेन कौन सा था जिसमें प्रेजेंट रहे, पहला दहेज उन्मूलन को लेकर 1961 में बैठा था। दूसरा बैंकिंग सुधार को लेके 1978 में बैठा था, और तीसरा कोटा को लेकर 2002 में बैठा था।
देखिए जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसमें जिनका सरकार रहता है उसका ही मतलब बोलबाला रहता है, क्योंकि उसमें जिसका ज़्यादा बहुमत रहेगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठता। तो लोकसभा का 243 आदमी रहता, तो इसका ही मतलब कि बोलबाला रहता है, ज़्यादा लोकसभा का ही बात मान, जिनके सरकार रहता है उसी का बात माना जाता। ठीक है। इसके बाद 109 में हम लोगों ने देखा था धन विधेयक से रिलेटेड विशेष प्रावधान था। और फिर 110 में धन विधेयक निकालने के लिए परिभाषा था। ठीक है, धन विधेयक निकालने के लिए। फिर धन विधेयक निकालने के लिए क्या होगा, तो राष्ट्रपति अनुमति देंगे। राष्ट्रपति के बाद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि एनुअल वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा, यानी इसको बजट बोला गया है, बाद में बजट जोड़ा गया। ऐसे संविधान में बजट कोई नाम नहीं चर्चा है, वार्षिक विवरण यानी कि बजट बोला जाता है एक तरह से। फिर बजट में जो भी लाया जाता है तो उसको अगर धन निकालने के लिए जो भी अगर पास हो गया तो 114 की तरह एक विधेयक लाया जाता है, इसके थ्रू धन निकाला जाता है। फिर 115 में हम लोगों ने देखा था कि अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जो भी अनुदान रहता है ना उसको निकालने के लिए, एक्स्ट्रा कामों के लिए। 117 में वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल की चर्चा, ये मेनली डेवलपमेंट काम के लिए होता है और सिर्फ ओनली इंट्रोड्यूस लोकसभा में होता है। फिर 120 में भाषा के बारे में, 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश हम लोगों ने देखा था। ठीक है, 124 में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा देखा था। 125 में फिर इसी मतलब इनके जज के वेतन। 127 में एडॉप्ट जज का चर्चा देखा था। फिर 128 में हाई कोर्ट में 128 में मतलब कि हाई कोर्ट में अगर जज नहीं रहे तो रिटायर्ड जज को बुलाया जाएगा। ठीक है। फिर 129 में जो कोर्ट का रिकॉर्ड मतलब कि कोर्ट का रिकॉर्ड जो भी होगा सबको मानना पड़ेगा और एक तरह से रिकॉर्ड बन जाता है इनका फैसला। फिर 131 में सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार के बारे में चर्चा था। फिर 137 में मतलब कि पूर्वावलोकन रिव्यू, जो भी सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना फैसला दे दिया उसको चेंज कर सकता है। ये मेनली फैसला चेंज कितने बार हुआ था, एक केशवानंद भारती मामले में हुआ जिसमें केशवानंद में 13 जज का पैनल बैठा था। गोलकनाथ मामले में 11 जज का पैनल बैठा था। बाबरी मस्जिद में 5 जज का और 3 तलाक में भी 5 जज का पैनल बैठा था। ठीक है। इसके बाद मेन आर्टिकल था 148 जिसमें CAG यानी कि कॉमन एंड ऑडिटर जनरल रहेंगे। देश में जो नियंत्रण महालेखा परीक्षण होते हैं ये यानी कि कितना पैसा आया गया खर्च हुआ, इस सब का हिसाब CAG ही करते हैं। इनको कागजी शेर भी बोला गया। ठीक है। तो इसी तरह से 148 से 100 मतलब कि इसका इनका चर्चा मतलब 151 तक है। ठीक है। तो इस तरह से पार्ट 5 ख़त्म होता है। पार्ट 5 था। पार्ट 5 52 से 151 ख़त्म होता है। फिर पार्ट 6 में हम लोग राज्य से रिलेटेड चीज़ें देखे थे। राज्य में जो इम्पोर्टेंट होता है जैसे कि राज्य में क्या क्या होता है, राज्य में जैसे कि संघ में हुआ वैसे ही तो मंत्री परिषद बनेगा, फिर उसमें विधानसभा रहेगा, विधान परिषद रहेगा, फिर अन्य मंत्रियों की चर्चा, फिर विधान परिषद में विधान परिषद, अब इसमें फिर एक विधानसभा विधान परिषद तो सारे स्टेट में नहीं होता, तो इसलिए इसका सृजन और हटाने की चर्चा कौन से आर्टिकल में है, याद है आपको? इसका चर्चा हम लोगों ने देखा था ना। एक 159 में है विधान परिषद के सृजन की चर्चा। सृजन देखिए, सृजन यानी बनना, बनने और अंत। तो सृजन यानी राजस्थान में ना बनाने के लिए मतलब कि ये चर्चा चल रहा, और अंत करने के लिए मतलब आंध्र प्रदेश ने बोला कि अंत करने के लिए, लेकिन फिर मना कर दिया, मतलब कि इस विधेयक लाया था फिर मतलब कि वो पास नहीं हुआ है। तो इस तरह का मतलब कि चर्चा चल रहा है। ठीक है। 159 में विधानसभा के बनने और हटने की चर्चा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है। ओके, तो विधानसभा के बारे में हो गया। इसके बाद ये विधानसभा में क्या, विधान परिषद में कौन होते हैं, तो MLA होते हैं, और इसमें होते हैं MLC होते हैं। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं विधानसभा के, तो स्पीकर होंगे जिनका चर्चा 178 में है, और इसमें सभापति होंगे, इनका चर्चा 182 में है। ठीक है।
अब हाई कोर्ट होगा, नहीं इसमें भी बजट होता था, यानी राज्य के बजट की चर्चा 202 में है। ठीक है, फिर राज्य के बजट की चर्चा 202 में है। फिर 213, जैसे कि 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश देखे थे ना, इसी तरह से राज्यपाल का अध्यादेश 213 में देखे थे। 214 में अब हाई कोर्ट का चर्चा, जैसे कि 124 में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा था ना, उसी तरह से हाई कोर्ट का चर्चा कि राज्य में के हाई कोर्ट रहेगा। फिर हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 215 में है। ठीक है, 215 में है। इसके बाद इम्पोर्टेंट कौन सा था? 215 में हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है, 215 में, एक मिनट कहाँ चले गए, 215 में हाई कोर्ट का रिकॉर्ड था। फिर 233 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा था 233 में। इम्पोर्टेंट इतने आर्टिकल थे पार्ट नंबर 6 में। ठीक है, पार्ट 7 था। पार्ट 7 में कौन था? ABCD स्टेट जो था तो वो तो इंड हो गया, उसको हटा के तो ये पार्ट ही हटा दिया गया, इसको हटा के 28 स्टेट और 8 9 यूनियन टेरिटरी बना था ना, तो इसीलिए ये पार्ट 7 का तब कोई मतलब नहीं, तो ये हट गया। पार्ट 8 में हम लोगों ने क्या देखा था? भाग 8 में यूटी की चर्चा। यूटी क्यों बनाया जाता है, यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा हित को देख के, किस तरह से, या तो दूरी है इसके अनुसार, या तो राष्ट्रीय हित, जैसे दिल्ली वगैरह बना हुआ है, और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय हित को लेके। फिर दूरी के अनुसार, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब हैं तो इसके अनुसार। और फिर और एक दो कारण, ज़्यादा क्षेत्रफल, मतलब कि छोटा जगह होता है, यानी छोटा क्षेत्रफल के कारण भी यूटी बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चर्चा थी। और था एक कारण, और एक, हाँ देखिए, राष्ट्रीय विवाद, यानी कि अगर कोई विवाद हो जाता है तो उससे बचने के लिए, जैसे कि पंजाब और चंडीगढ़, तो दोनों में विवाद था, सॉरी हरियाणा में दोनों में विवाद था चंडीगढ़ को लेकर, इसीलिए इसको भी यूटी बना दिया। ठीक है, तो पार्ट 9 में, पार्ट 8 में हम लोगों ने देख लिया, पार्ट 8 में हम लोगों ने देख लिया यूटी का रिलेटेड चर्चा। ठीक है, जिसका चर्चा 239 से 242 नंबर आर्टिकल तक देखा हम लोगों ने। ठीक है, 239 से 200। फिर पार्ट 9 में हम लोगों ने पंचायत के बारे में पढ़ा था। पंचायत पार्ट 9 में ये 71वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1992 में लाया गया था। फिर इसी के द्वारा पार्ट 9, इसमें पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और सबसे पहले पंचायत कहाँ हुआ? राजस्थान के नौगढ़ ज़िले में। ठीक है, लागू हुआ। और संवैधानिक रूप से, मतलब कि जब 24 अप्रैल 1992 के बाद सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो MP में हुआ। ठीक है, संवैधानिक दर्जा के अनुसार। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन था? राजस्थान था एंड आंध्र प्रदेश था सबसे पहले में। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ समितियां थी जो हम लोगों ने पढ़ा था, BA पास 73, बलवंत राय समिति जो त्रिस्तरीय पे था, अशोक रहता समिति 2 स्तरीय पे बोलते थे, PVK राव समिति, और एक था सिंधवी समिति, और 73 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया, ये बोला गया था। ठीक है, तो पंचायत से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया। फिर इसी के द्वारा फिर नगरों में नगर पालिका का भी गठन हुआ 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका का गठन हुआ। तो ये 343 के काम में जुटा था। ओके, फिर अब हम लोगों ने पार्ट 9 के का तक हो गया? 9 हो गया। पार्ट 10 में क्या देखे थे? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से रिलेटेड हम लोगों ने देखा था, यानी ST SC के लिए जो प्रावधान किए गए ना, वो से मतलब कि जो मतलब आरक्षण जो भी रहेगा ना, अलग अलग क्षेत्र से हर बार अलग अलग रहेगा, एक ही जगह से फिक्स नहीं रहेगा। फिर पार्ट 11 में हम लोगों ने क्या देखा था? सेंट्रल और स्टेट में कैसा रिलेशन होगा, इसके बारे में चर्चा।
सेंट्रल और स्टेट में रिलेशन कैसा होगा, तो उसमें 245 से 263 नंबर आर्टिकल तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसी में ही मतलब कि शक्ति का विभाजन भी पढ़ना था, शक्ति का विभाजन, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में कितना 100 विषय है, इसमें 66 से 61 विषय हो गया, इसमें 47 से 52 विषय हो गया। ठीक है, समवर्ती सूची में। और एक अतिरिक्त सूची है जो मतलब कि जैसे कि रॉकेट वगैरह बनता है, चाहे व्हाट्सएप फेसबुक ऑनलाइन से रिलेटेड, ये सब अतिरिक्त सूची में आते हैं। इसका हम लोगों ने शेड्यूल में भी पढ़ा था, पार्ट 8 के शेड्यूल में भी पढ़ा था। ठीक है, फिर 248 में हम लोगों ने अपशिष्ट सूची देखा था। 48 का चर्चा में 48 में अपशिष्ट सूची का चर्चा है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 8 कितना हो गया हम लोगों का, पार्ट 10 तक हम लोगों ने देख लिया। फिर पार्ट 11 में हम लोगों ने देख ही लिया संघ और राज्य के बीच में 245 से 268 तक के चर्चा। फिर पार्ट 11 के बाद 12 में हम लोगों ने देखा था वित्तीय विवरण, जो भी कैसे वित्तीय विवरण होगा, संपत्ति, ये सब का। तो 264 से 300 का तक में चर्चा था। और 300 का में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा के 300 के का में न्यायिक अधिकार कानूनी के अधिकार में जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ तक हो गया था। पार्ट 12 तक, पार्ट 13। इसके बाद पार्ट 14 में हम लोगों ने क्या देखा था, पार्ट 14 में हम लोगों ने देखा था संघ और जो स्टेट में है ना, स्टेट और जो मतलब सेंट्रल में जो सेवाओं सब है, जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, ये सब का सेवाओं का चर्चा थी। ये सब कौन करेगा, इसमें है मेनली। इसमें हम लोगों ने देखा था कि आईएएस मतलब कि सिविल सभी थी, मतलब कि सिविल क्या 312 के तहत हम लोगों ने देखा था ना, ऑल इंडिया सर्विस जो है ना 312 के तहत। 315 के तहत यूपीएससी, पीसीएस, ये सब का पोस्ट रहेगा, जिसका मतलब कि अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे केंद्र के स्तर पे, और राज्यपाल करेंगे राज्य के स्तर पे। ठीक है, इसके अध्यक्ष सबके उम्र 65 साल होगा, 6 साल के लिए नियुक्त होंगे। अगर इनको जॉब से हटा दिया गया इनके अध्यक्ष को, तो फिर कहीं और जॉब नहीं कर सकते। ये चीज़ चर्चा था। ठीक है, ऑल इंडिया सभी को कौन नियुक्त करेगा, तो केंद्र नियुक्त करेगा। ये सब हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे, यानी पार्ट नंबर 15 के बारे में। पार्ट नंबर 15 में हम लोग इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन जिनको चुनाव आयुक्त बोलते हैं। ठीक है, तो 324 से 329 तक इसका चर्चा है। इलेक्शन कमीशन के बारे में देखिए, मैं पहले बता दूँ, मेनली इलेक्शन कमीशन में का काम क्या होता है, चुनाव करना, चुनाव कराना इनका काम होता है। फिर इनको किसका चुनाव कराएंगे, तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, फिर राज्यसभा में, लोकसभा का। ठीक है, फिर विधानसभा का, विधान परिषद के लोगों का। ये नहीं कि सीएम और पीएम का चुनाव नहीं कराते, ये राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव बस मतलब उनका कराना काम है। और जो भी इनके लिए मतलब प्रतिनिधित्व खड़ा होंगे उनको पर्चा भरना पड़ता है, अपना जो भी एलिजिबिलिटी है डीएम के सामने जाके पर्चा भरना पड़ता है। यही है मेन इसका मतलब कि। और देखिए पंचायत स्तर पे भी, पंचायत स्तर या नगर पालिका के लिए कौन करेगा, तो राज्य चुनाव आयोग करेगा, चुनाव कराएगा। तो यानी चुनाव आयोग पे देखिए, पहले चुनाव आयोग ना एक था, अब उसके बाद बढ़ा के ना उनका संख्या मतलब 2 और जोड़ दिया गया, यानी टोटल 3 चुनाव आयुक्त कर दिए गए हैं। ओके, 3 चुनाव आयुक्त कर दिए गए हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जिला में मतलब कि कौन चुनाव आयुक्त करेंगे, इनका जिम्मा किनके पास होता है, डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, अब चलिए नोट्स में क्या लिखता है थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। देखिए, निर्वाचन आयोग इनको बोलते हैं, इनके 3 सदस्य अब होते हैं, इनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल
होता है 65 वर्ष तक। मतलब कि जो बड़े बड़े पद हैं उनका मेनली 65 वर्ष तक ही आयु तक होता है। और 6 साल के लिए चुनाव आयोग था। इसी से सिमिलर मिलता हुआ कि इनका था राज्यसभा के भी होता था। और फिर जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज के सेम यही था एलिजिबिलिटी। ठीक है, हटाने के लिए महाभियोग जैसा प्रक्रिया चलेगा, जैसे महाभियोग जैसा प्रक्रिया चलता है राष्ट्रपति के लिए, उसी तरह से। फिर जिला में कौन हेड होते हैं? डीएम होते हैं। चुनाव होने के पहले 48 घंटे पहले ही प्रचार प्रसार जो होता है ना बंद हो जाता है, और मैक्सिमम 36 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी चुनाव होता है ना उससे पहले, इसी को आचार संहिता बोला जाता है। मतलब कि आचार संहिता लग गया, मतलब कि आपको चुनाव के लिए प्रचार प्रसार ये सब बंद कर देना है, एंड कर देना। अगर देखिए इन चुनाव नहीं प्रचार प्रसार इन बंद करेंगे तो कोई भी भड़काऊ मतलब कि बयान दे दिया या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया तो चुनाव तो हो नहीं पाएगा सही से। इसीलिए पहले ही सब साइड कर दिया जाता है। जो भी पर्चा वगैरह मतलब कि पोस्टर वगैरह लगता है उसको, मतलब कि अब कोई गाड़ी लेके नहीं चुनाव का प्रचार करेगा, वो सब बंद हो जाता है। ठीक है, इसका शपथ भी और त्याग भी राष्ट्रपति कराते तो देख ही लिए हम लोगों ने। चलिए, तो चुनाव आयोग के बारे में हो गया। अब चुनाव आयोग तो किसका कराएंगे? तो जो भी राष्ट्रीय दल हैं उन्हीं लोग का चुनाव होता है, वही सब होते। तो राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या क्या शर्तें, मतलब क्या क्या कंडीशन है? एक कोई भी मतलब राष्ट्रीय चुनाव होने के लिए, राष्ट्रीय दल होने के लिए मतलब कि कुछ कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है? एक राज्य में मतलब कि कम से उनका एक राज्य में 2% सीट होना चाहिए, यानी 2% मतलब लगभग 11 सीट होना चाहिए। नहीं तो फिर 3 राज्यों में लोकसभा का 4 सीट होना चाहिए। और फिर टोटल जो वोट होता है उसका 6%, टोटल वोट जो भी, जैसे मान लीजिए टोटल वोट 545, इसका 6% उनके पास होना चाहिए वोट। और लोकसभा में भी 4 सीट होना चाहिए। इस तरह से ये तो वो राष्ट्रीय दल के नेता कहलाएंगे। जैसे अभी राष्ट्रीय दल के नेता कौन है? बीजेपी हैं, ये सब कांग्रेस वगैरह, ये सब राष्ट्रीय दल के नेता है। ठीक है, हाँ। और चुनाव चिन्ह, और देखिए हाँ, और एक चीज़ बताना भूल गई, चुनाव चिन्ह जो होता है यहाँ पे राष्ट्रीय दल के पास अपना चुनाव चिन्ह होता है। तो चुनाव चिन्ह होता है ना, तो ये चुनाव चिन्ह कौन डिसाइड करेगा? मतलब चुनाव चिन्ह किसको देखता है? तो ये चुनाव चिन्ह है किनको दिया जाता है तो वो पर मतलब एलिजिबल होता है। तो यानी कि ये मतलब चुनाव आयोग को बताया जाता है कि मेरा ये चुनाव चिन्ह है, तो वही फिर आयोग करते हैं, एलिजिबल करते हैं कि ये इनका चुनाव चिन्ह है। और देखिए एक क्षेत्रीय पार्टी होता है। क्षेत्रीय मतलब अपने क्षेत्र का पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी के लिए ना उसके पास 8% वोट, मतलब अपने क्षेत्र यानी विधान सभा में 8% वोट होना चाहिए। इसका कोई नो चिन्ह नहीं, मतलब कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई फिक्स चिन्ह नहीं होता। लेकिन राष्ट्रीय दल का फिक्स चिन्ह दे दिया जाता है, जैसे कि बीजेपी का भी कमल है उसी तरह से। ठीक है, अब देश के स्तर पे देश में लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति की सूचना पे मतलब कि निर्वाचन आयोग जिम्मेदारी उठा लेता है। फिर राज्य में राज्यपाल के मतलब कि कहने पे राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदारी उठाता है। ठीक है, अब इसके लिए जो, हाँ एक चीज़ और इसमें देखिए, जो चुनाव होता है तो आम आदमी कैसे वोट करता है? उनके पास अगर वोटर कार्ड रहता है ये सब तब ना। तो वोटर आईडी कौन बनाता है? वोटर आईडी बनाता है कौन? बनाने की जिम्मेदारी किसका होता है? जिला का। जिला में जो भी है ना वो वोटर आईडी सबका बनवाएंगे, वो उनका जिम्मेदारी होता है। जब भी चुनाव होना रहेगा उससे पहले मतलब कि 1-2 महीने स्टार्ट हो जाता है। अब ये सब हो गया, सब तो मतलब चुनाव से रिलेटेड सब हो गया। चुनाव आयोग कराएगा, फिर राष्ट्रीय दल होता है, क्षेत्रीय दल होता है। एक चीज़ और रह गया, देखिए कितना तरह से चुनाव होता है। तो चुनाव तो एक पहले आम चुनाव जो होता है सबके लिए आम चुनाव होता है। जैसे मतलब आम चुनाव पहले 5 साल कार्य पूरा होने पे आम चुनाव होता है। लेकिन जब 5 साल कार्य पूरा नहीं, बीच में या तो बीच में जब देखिए जब सत्ता गिर जाता है किसी का, मतलब कि जब फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें अगर उसका सत्ता सिद्ध नहीं हुआ, मे बी चाहे जनता विरोध कर दिया है, कुछ हो जाता है तो जनता वगैरह विरोध कर दिया या कुछ भी हो गया तो उनका पार्टी तो मतलब कि उनके पार्टी के पास तो सीट नहीं रहा, तो सीट नहीं रहा तो फिर से मतलब बीच में चुनाव होगा तो उसको मध्यवर्तीय चुनाव बोला जाता है। पहला आम चुनाव,
और दूसरा मध्यवर्तीय चुनाव और तीसरा उपचुनाव होता है। उपचुनाव होता है ना, मतलब कि कुछ पूरा पूरा चुनाव नहीं होगा, मतलब कि अगर जहाँ का आदमी हटा ना वहीं पे बस चुनाव होगा। जैसे रामविलास पासवान जी मरे थे ना, तो उनका सीट खाली हो गया था, तो 6 महीने के अंदर उनका जो सीट खाली था बस वहीं के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, ये था। और उपचुनाव में एक चीज़ होता है कि, चलिए ठीक है, इतना ही सही है, ज़्यादा फिर बताने से। अब चुनाव, तो चुनाव होता कैसे है, चुनाव होता कैसे है, तो किसके द्वारा होता है, वोटिंग मतलब कैसे किया जाता है। अभी ईवीएम मशीन लग गया है सब जगह, ईवीएम मशीन द्वारा होता है। ठीक है, ईवीएम मशीन का खोज किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा, तो हनीफ ने किया था, हनीफा ने। ठीक है, फर्स्ट टाइम ईवीएम का मतलब यूज कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। 1900 फर्स्ट टाइम ईवीएम का 1982 में केरल में हुआ था यूज। ओके, इसके लिए फिर ये अब ईवीएम में एक नोटा जोड़ा गया जो 2013 में जोड़ा गया। नोटा मतलब नन ऑफ दीज, किसी पे नहीं हम वोट करेंगे, इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए, अब ये इतना हो गया। अब एक चीज़ और था, हाँ, चुनाव हो गया, तो यानी कि 324 से 329 तक राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त का, पहले एक चुनाव आयुक्त थे तो तीन हुए थे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतलब कि 2 बढ़ाए गए थे। 61वां संविधान संशोधन द्वारा एक चुनाव आयोग से 3 चुनाव आयुक्त यानी 2 जोड़ दिए गए। और इसमें 61वां संविधान संशोधन 2 काम हुआ, ये हो गया। और फिर मतलब समझिए कि वोटिंग में यानी चुनाव से रिलेटेड जो भी है ना, 61वां संविधान संशोधन में हुआ। इसमें 1 से 3 चुनाव आयुक्त बने और 21 से 18 वर्ष, मतलब कि 3 साल घटा दिया गया। आप 18 वर्ष में ही आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ हुआ था। ये चीज़ दिया हुआ ही होगा, नहीं दिया अभी। हाँ, तो चलिए ठीक, तो चुनाव से रिलेटेड ये हो गया। अब चुनाव हो गया, सब चीज़ हो गया, अब जीत गया। अगर पार्टी से कोई आदमी मतलब कि जीत गया, दल बदल नियम पहले था ना, कि मतलब कि जीत गया तो पैसा लेके दूसरे पार्टी में चला जाता था, तो उसका गिर जाता था। तो इसीलिए दल बदल नियम लाया गया। दल बदल नियम में ना 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो पता ही, 52 संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी ने लाया था। दल बदल नियम में कुछ शर्त लग गया, पार्टी बदल लेने की कैसे, तो कैसे बदल सकता है। दल बदल नियम कब लगेगा, निर्दलीय पार्टी ज्वाइन कर ले, यानी निर्दलीय जो पार्टी वाले होते हैं वो अगर पार्टी ज्वाइन कर ले तो दल बदल नियम ले। पार्टी से त्याग पत्र देने पर, अगर पार्टी सब त्याग पत्र बिना ऐसे ही दे दिए तो, और मतदान में अगर पार्टी, अब जिस पार्टी का वोटिंग हो रहा है, जैसे कि अगर बीजेपी का वोटिंग हो रहा है संसद में, अगर उनसे कोई एक सांसद नहीं वोटिंग करने आ रहे, तो उन पे दल बदल नियम ले जाएगा, यानी वो अपने पार्टी की तरफ से नहीं है, मतलब कि विपक्ष की तरफ से, इसीलिए तो वोटिंग नहीं कर रहे। तो इस पे भी आपको मतलब दल बदल नियम लग जाता है। और पार्टी के निर्देश, पार्टी जो बोल रहा है उसको उल्टा मतलब बोल रहे हैं, उसके विपरीत मतदान कर रहे हैं, तो वो भी हुआ। नहीं वोट करना भी मतलब एक तरह से विपरीत मतदान ही हुआ, उनका वोट कम रहा। तो ये चीज़, ये सब दल बदल नियम लग जाता है अगर एक आदमी कर रहा है। तो अगर पार्टी का पूरा मतलब कि, अब देखिए दल बदल नियम कब लगेगा, जब पार्टी का गठबंधन हो जाए तो नहीं लगता है दल बदल नियम। जैसे बिहार में अभी नीतीश कुमार का हमेशा बीजेपी का हाथ छोड़ के अब एनडीए के पास चले गए, जेडी के पास चले गए। फिर पार्टी से अगर निकाल दे तो भी दल बदल नियम, पार्टी वाले ही निकाल दे दल बदल नियम नहीं लगेगा। एक अगर पार्टी का यानी कि 100 आदमी है, उसमें अगर 33-34 आदमी ही त्याग पत्र दे दे तो भी दल बदल नियम नहीं लगेगा। एक बटे यानी 33-34 आदमी निकल के दूसरे पार्टी ज्वाइन कर ले तो भी दल बदल नियम नहीं लगेगा इन लोगों पर। यानी कि ये पार्टी की खराबी, तभी नहीं इतना लोग छोड़ रहा है। और 2 पार्टी में विलय हो जाए, यानी 2 पार्टी में अगर समझौता हो जाए, महागठबंधन हो जाता है तो ही। ठीक है, यही चर्चा है, दल बदल नियम का मेनली यही है। तो ये पार्ट 15 में हम लोग देख चुके हैं, देख लिए इलेक्शन कमीशन के बारे में। 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन का मतलब कि पहले 1 थे 3 बन गए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी कौन सा संविधान संशोधन, दिमाग से निकल गया, 62वां
61वां याद आ गया, 62वां नहीं 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में दल 1 से 3 चुनाव आयोग बनाया गया और 18 से 18 वर्ष मतलब कि वोट करने का एज कर दिया गया। अब 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल नियम आया जो राजीव गांधी द्वारा 1985 में हुआ। ठीक है, 1985 में। अब यहाँ इसके बाद नियम शर्त देख लिए हम लोग। तो अब 338 आर्टिकल में 324 से 39 तो ये हो गया। अब इसके बाद 338 आर्टिकल मतलब कि ये चीज़ का चर्चा मतलब कि ये आ गया पार्ट नंबर 16। 338 आर्टिकल पार्ट नंबर 16 में, पार्ट नंबर 16 में बोला गया ना मतलब कि कुछ वर्ग है ना, कुछ लोगों के लिए, वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जैसे ST SC कास्ट है ना, इन लोग के लिए। तो इसी से रिलेटेड कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसमें 338 ये 4 इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बता देती हूँ। 4 देखिए, पार्ट 16 में 330 से 342 तक के हैं। ठीक है, तो 330 में क्या है, 330 नंबर और 331 ऐसे लिख 330 31। इसमें लोकसभा में ना ST SC का जो भी आरक्षण है ना, सीट है, उसका चर्चा है। फिर इसमें है ना एंग्लो इंडियन कौन होते थे, जो अंग्रेज चला गया था तो उनका जो बाल बच्चा रह गया, बाकी आगे का जो संतान रह गया तो वो तो इंडिया में रह गया। तो वही इंडिया और एंग्लो इंडिया मतलब कि इंडिया में रह रहा विदेशी वाला बच्चा, तो उसको एंग्लो इंडिया बोला गया। तो एंग्लो इंडिया का एक सीट का मतलब कि चर्चा है। अब तो शायद एंग्लो इंडिया ख़त्म होने वाला है। और 332 में ना, अब ये लोकसभा में सीटों की चर्चा तो विधानसभा में भी होगा। तो 331 में विधानसभा में ST SC का सीट और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडिया का चर्चा। फिर और 338 में ये तो दिया हुआ ही ST आयोग यानी SC आयोग। अब जो चर्चा हुआ ST SC का चर्चा लोकसभा में, फिर लोकसभा में एंग्लो का चर्चा, फिर विधानसभा में ST SC का, विधानसभा में एंग्लो का चर्चा। ये 331 31 याद रखना है, 32 और 33। अब 38 में ना अब आयोग है, चर्चा हुआ तो अब इसके बाद इसके लिए एक आयोग बनेगा। तो ST SC का आयोग 338 में बना, 338 आर्टिकल में जोड़ा गया 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। और 338 के काम में SC आयोग से रिलेटेड प्रावधान 89वां संविधान संशोधन 2003 में जुटा गया। ओके, और 340 में OBC आयोग बना है। इसका आयोग किसके द्वारा हुआ था, कालेकर मंडल आयोग के सिफारिश द्वारा बना है। सबसे पुरानी जनजाति कौन थी, जागा यानी अंडमान वाला अब ये देखिए यही सब ST SC थे। तो सबसे पुराना कौन था, जागा था। खतरनाक कौन है, सेंटलिन है। ये है ना मतलब कि आदमी को देखते तो मारने लगते हैं। सर्वाधिक सीट SC का किस में है, UP स्टेट में है, UP में। और ST के लिए सर्वाधिक सीट कहाँ पे, MP में। सबसे बड़ा जनजाति गोल्डा है और दिवाली का शोक थारू को बोला जाता है। अब मातृसत्तात्मक खासी नायरा जनजाति में मातृसत्तात्मक यानी माता को यहाँ भी प्रधान बनाया गया। जैसे पीछे हम लोग अगर इतिहास पढ़ते हो तो वहाँ पर प्राचीन काल में मातृसत्तात्मक सिंधु सभ्यता में था, उसी तरह से इसमें मातृसत्तात्मक माता को ही हेड माना जाता है। ठीक है, तो 340 तक हो गया। 330 से 342 तक था इस पार्ट नंबर 16 में चर्चा। ठीक है, तो मेन आर्टिकल हो गए 30 31 32 33 34 देख ही लिए। फिर 38 में आयोग, ये याद रखिएगा 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा SC आयोग बना। 90वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ST आयोग बना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद पार्ट नंबर हम लोग 17 पे आता है, जिसमें राजभाषा का चर्चा है। राजभाषा देखिए पार्ट नंबर 17 में राजभाषा मतलब कि कैसा भाषाएं चलेंगे, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा उससे रिलेटेड। तो बहुत सारा देखिए राजभाषा में भी 3 तरह, राष्ट्र यानी राष्ट्र के लिए जो भाषा है, तो सबसे लोकप्रिय जो भाषा रहेगा ना राष्ट्र के लिए वो चीज़ है। कंट्री में जो फेमस भाषा है ना उसी को राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्र के लिए, तो वो इंग्लिश हिंदी है।
और राजभाषा यानी कि जो राज भाषा ने जो स्टेट राज्य है ना, राज्य को स्टेट बोलते हैं, तो स्टेट में जो फेमस भाषा है तो अलग अलग होता है। जैसे बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, तो इस तरह से होता है ना, पंजाब में पंजाबी, तो सब में अलग अलग अपना राज्य का अपना राजभाषा रहेगा। और राज मतलब राजा, एक तरह से राजा ही जो केंद्र में होते हैं सत्ता संभालते तो वो राजा होते, तो इसी तरह से राजा का भाषा तो मेनली यानी राजा का भाषा में ऑफिशियली काम काज जो होगा तो उसमें ऑफिशियली काम काज में कौन भाषा यूज होते हैं तो वो यानी संघ का राजभाषा और राज्य में जो राजभाषा होता है, तो दोनों का चर्चा। तो मेनली जो राजभाषा है ऑफिशियली वर्क भी हिंदी इंग्लिश में ही मेनली होता है, ठीक है, मेनली इंग्लिश में होता है फिर हिंदी में होता है। सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ना मेनली जो भी कागज काम चाहे बहस भी होता है ना तो इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो 3 भाषा याद रखिए, एक राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र में फेमस है तो वो सब राष्ट्रभाषा कहलाता है, और राज्य यानी प्रत्येक राज्य में अलग भाषा होता है, और फिर राजा करने वाला मतलब राज्य के लिए राजभाषा ऑफिशियली वर्क हिंदी यानी इंग्लिश होता है। तो इसी में लिखा गया कि 43 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जो केंद्र में जो काम होगा ना संघ में उसकी राजभाषा हिंदी होगी, और सहायक भाषा इंग्लिश होता है, इन्हें लिखा है बट सहायक भाषा इंग्लिश होता है। तो 44 में लिख दिया गया राज आयोग, प्रथम राज आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीसी खेर थे। जो राज आयोग बना था ना भाषा तो इसके लिए आयोग भी बना तो बीसी खेर थे, ओके। कि बीसी खेर किन को बोला गया? बाल गंगाधर तिलक, समझिएगा ये नहीं कि भूल जाना। राजभाषा है यानी राजभाषा के प्रथम आयोग बाल गंगाधर तिलक बने थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में यूपीएससी में सब पूछता है। फिर संसद में जो अध्यक्ष होते हैं तो इसी में फिर इसी से रिलेटेड संसद के अध्यक्ष कौन बने थे? गोपाल पंत बने थे। गोपाल जो बल्लभ पंत थे ना वो बने थे, गोपाल पंत थे ना, इन्हीं से रिलेटेड संसद कमेटी में जो राजभाषा के अध्यक्ष बने थे गोपाल बल्लभ पंत बने थे, ओके। अब फिर 345 में बोला गया है, हाँ ठीक है। बस देखिए यही सब याद रखिएगा कि एक राष्ट्रभाषा, एक राजभाषा राज्य से रिलेटेड, एक राजभाषा राज्य मतलब ऑफिशियली जो संघ में काम होता है उससे रिलेटेड, ओके। तो पहले संघ में जो काम होता है हिंदी ही होगा, उसका सहायक में इंग्लिश होगा, राज्य के लिए जो ऊपर में, अब संघ सबसे इम्पोर्टेंट है, संघ केंद्र में जो काम होगा वो पहले सबसे ऊंचा है पर, इसलिए उसके बारे में पहले 343 में चर्चा कर दिया गया। उसके बाद 44 में राजभाषा से रिलेटेड कर दिया गया कि उसके अध्यक्ष कौन थे। संसदीय राजभाषा आयोग को ही संसदीय समिति आयोग भी बोला है, तो इसके आयोग भी बाल गंगाधर तिलक थे, और संसदीय कमेटी जो इसमें था उसमें गोविंद बल्लभ पंत थे, ओके। अब इसके बाद राज्य, प्रत्येक राज्य जो होता है ना स्टेट, उसका अपना ऑफिशियली लैंग्वेज, जो राजा जैसे सीएम वगैरह ये सब है तो इन लोग के लिए भी काम काज करते हैं अपना बैठ के विधानसभा, तो उनका राजभाषा, तो प्रत्येक राज्य में राजभाषा तो अलग होता है। तो बिहार में जैसे हिंदी उर्दू ज़्यादा चलता है, जम्मू कश्मीर में उर्दू हिंदी, उत्तराखंड में भी हिंदी संस्कृत ज़्यादा चलता है, नागालैंड में इंग्लिश चलता है, नागालैंड में मेनली इंग्लिश चलता है, महाराष्ट्र में मराठी चलेगा मेनली, गुजरात में गुजराती, मेघालय में इंग्लिश चलता है, राजस्थान में भी हिंदी इंग्लिश चलता है या राजस्थानी भी चलता है। यही हो गया राज्य की राजभाषा। 345 में चर्चा, बस पूछा जाएगा ना कि राजभाषा की चर्चा कितने में है तो 343 में बोलिएगा, टिक मारना है 343 में। फिर अगर प्रत्येक राज्य का राजभाषा तो 345 में, ठीक है। संघ का राजभाषा 343 में और राज्य की राजभाषा 345 में, ये इम्पोर्टेंट है दोनों का अंतर। अब इसके बाद 343 तक हो गया, ठीक है। 346 का नहीं बताया गया, अच्छा 346 में ना एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें मतलब जो पत्र वगैरह जाएगा, पत्राचार ऑफिशियली मतलब जैसे कोई भी लेटर वगैरह ये सब आता है, तो ये सब का कम्युनिकेशन कैसे होगा? या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में, बस 2 ही, और कोई बात में नहीं होगा।
जैसे स्टेट अपना एक स्टेट दूसरे स्टेट को लेटर लिखेगा, चाहे कुछ भी नोटिस दे, तो ये इंग्लिश हिंदी में सिर्फ होगा, या सेंटर देगा स्टेट को या स्टेट देगा सेंटर को, तो सब इंग्लिश में हिंदी में ही वो सिर्फ होगा। ये चीज़ का चर्चा था। और 347 में इसके बाद दिया नहीं, बता देती हूँ। स्टेट में जो जनसंख्या होता है ना, स्टेट के जनसंख्या के मांग पे ही मतलब कि राष्ट्रपति उस राज्य का राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब संसद में मतलब कि बहुमत 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति मतलब कि उस राज्य का राजभाषा चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब 348 में चर्चा किया गया है, यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं, देखिए अब कौन सा आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भाषा का चर्चा रखा था। 348 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो राज्य भाषा होती है, राज्य करने वाला भाषा, उसका चर्चा है। वो सिर्फ और सिर्फ ओनली इंग्लिश में होगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बड़ा चीज़ है ना, मतलब पढ़े लिखे लोगों का है, तो वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, इंग्लिश में ही चलेगा, तो ओनली इंग्लिश में चलेगा उनका जो भी। ओके, ठीक है, यही बस करने का चेंज था। और राजभाषा में चेंज, स्टेट में राजभाषा चेंज 343 के था। और अगर 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का राजभाषा इंग्लिश सिर्फ होगा, इसका चर्चा है। 350, अब 350 के में 350 में, अच्छा 350 इसके पहले कंप्लेन, अगर हम लोग जो कंप्लेन करते हैं वो कौन सा भाषा में कर सकते हैं? तो जो जनता कंप्लेन कर सकता है वो तो सब जगह को होता है, तो कोई भी भाषा में कर सकता है, कोई भी एनी लैंग्वेज में। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। और 350 के कम बोला कि प्राइमरी जो पहला शिक्षा प्राइमरी शिक्षा होगा कौन से भाषा में दिया जाएगा? तो जहाँ का लोग रहे उस भाषा में, यानी उसके अपनी मातृभाषा में दिया जाएगा। ठीक है। भारत का लिपि कौन सा? देवनागरी, तो सबको पता है। मातृभाषा मतलब लोकल लैंग्वेज होता है, जो लोकल लैंग्वेज होता है ना वही। बस इसमें और कुछ ऐड करना हो इम्पोर्टेंट एक चीज़ और, 350 के का देख लेना, का बस ख याद रखिएगा। जो अल्पसंख्यकों को ना यहाँ पे भी उनको छूट दिया गया, अल्पसंख्यक जो वगैरह हैं तो उनको यहाँ पे भाषा में भी छूट दिया गया, मतलब एग्ज़ाम वगैरह जो भी देते हैं ना उनको लिए भी, जैसे एग्ज़ाम वगैरह जो भाषा में हम लोग को दिया जाता है उसके लिए तो कि उसी में देना है, लेकिन इनके लिए भी जो भाषा है उनको कंफर्टेबल है उसी में देंगे। अल्पसंख्यक के लिए यहाँ पे भी छूट दिया गया, कुछ विशेष छूट। तो ये 350 के खा में बोला गया। ऐसे कंप्लेन का 350 में कि किस भाषा में कंप्लेन करेगा। पहला प्राथमिक शिक्षा कोई भी लैंग्वेज उनके मातृ लोकल भाषा में हो सकता है। ठीक है। अब शास्त्रीय भाषा क्या होती है? शास्त्रीय भाषा तो मतलब कि जो पुरानों से पहले से चलते आ रहा है। मेनली शास्त्रीय भाषा में कौन कौन हो सकता है? देखिए हम लोग अपने से सोचे तो कहाँ से, शास्त्रीय भाषा में मेनली क्लासिकल जो भी चलता है नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा चलता है, तो 500 देखिए 1500 BC पुरानी भाषा को शास्त्रीय भाषा करते हैं, यानी 1500 जो पुराना BC भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा। ये इसका मेनली 3 है। कन्नड़ जो कर्नाटका में चलता था, तेलुगु केरल में, तमिलनाडु में, मलयालम आंध्र प्रदेश में चलता था, उड़ीसा में उड़िया चलता था, संस्कृत जो मेनली हिंदी उत्तर भारत में चलता था वेद समाज में। ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की भी चर्चा इसीलिए किया गया। प्रारंभ में 14 भाषाएं थे, फिर 8 भाषाएं जोड़ा गया। कितने कौन कौन संविधान संशोधन, ये तो मैंने बताया ही था। कितने संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 1967 में। ठीक है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, IC के लगले 1973 वाला पंचायत वाला हुआ था, तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन था। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है। एक मिनट। और 52वां संविधान संशोधन 2001 में 3 में हुआ। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो देखिए तो 14 था, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 भाषा हो गया। इसी तरह से जोड़ा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ भी, ओके मैंने लिखा 14 भाषा। 21वां संविधान संशोधन पहला सिंधी, 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 52वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था।
ओके, तो भाग 17 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, जिसमें राजभाषा मतलब कि राष्ट्रीय भाषा का चर्चा है। राष्ट्रीय भाषा कितना है, राष्ट्रीय भाषा में कौन पहला, राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र में चल रहा है, फिर राजभाषा राज्य में जो चल रहा है अपना अपना अलग रहेगा, लेकिन राज्य जो राजा के राजा जो होता है, राजा जैसा लिखा हुआ, तो राजभाषा ऑफिशियली उसमें मेनली हिंदी इंग्लिश होता है, ये होते हैं। और 343 के तहत संघ में जो राजभाषा है उसमें उनमें चेंज करने का है प्रावधान, और 300 संघ में, और 347 के तहत 345 और 343 होता है राज्य में जो राजभाषा चेंज कर सकता है, ये है। और 350 में कंप्लेन हम लोग कोई भी लैंग्वेज में मतलब जैसा उनको लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वैसा कर सकते हैं। 350 के काम में कोई भी भाषा में आपको मातृ शिक्षा मिल सकती है, ये चीज़ है। ठीक है, तो राजभाषा का चर्चा 343 से 351 आर्टिकल तक था। ओके, ये कौन से पार्ट का था, 18 पार्ट, 18 पार्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 18 कंप्लीट, ठीक है, पार्ट 18 तक कंप्लीट, 17 तक कंप्लीट। राजभाषा का चर्चा 343 से 51 तक। अब पार्ट 18 में आपातकाल यानी इमरजेंसी का चर्चा, कब कब इमरजेंसी चलेगा, ये इस चीज़ का चर्चा है। ओके, तो इमरजेंसी कब कब चलेगा, देखिए मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ पे मेन इमरजेंसी का चर्चा देखिए 352 में किया गया है, 356 में और 360 में, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पर राष्ट्रीय आपात का चर्चा किया गया है 352 के तहत, यानी राष्ट्रीय आपात कौन लगाएंगे, तो राष्ट्रपति लगाएंगे। अब राष्ट्रपति ही हेड होते हैं राष्ट्र में, ठीक है। और 356 में राजकीय आपातकाल, तो राजकीय आपातकाल में भी कौन लगाएंगे, राष्ट्रपति ही लगाएंगे। यानी कि ये होता है वित्तीय आपातकाल, यानी कि जब पैसा का कमी हो जाता है तब आपात इमरजेंसी लगेगा, ठीक है। इसमें भी राष्ट्रपति ही लगाएंगे, ठीक है। तीनों को सांसद पास करेगा, सांसद के सलाह पे कोई भी काम करते हैं राष्ट्रपति, तो तीनों को सांसद पास करेगा, पारित करेगा, तभी ये अप्रूव होगा, ठीक है। संसद को 30 दिन के अंदर ये अप्रूव करना रहेगा, जब विधेयक निकलेगा तो 30 दिन के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा, तो आपातकाल लग सकता है। कितने बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ राष्ट्रीय आपातकाल। और ये जो राजकीय आपातकाल है यानी इसमें 1/2 बहुमत चाहिए, ओके। और ये जो वित्तीय आपातकाल है, अगर कोई बोल दिया मौखिक, जो अगर पूरा संसद मुंह से भी बोल रहा है तभी भी लग सकता है मौखिक आपातकाल। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है, तो 3 बार लग गया है, ठीक है। और एक चीज़ पहले ही बताई थी, 365 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 6 महीने करके कितने भी दिन तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने करके, जैसे इसको 6 महीने करके इन्फिनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, और इसको 6 महीने करके 3 साल तक ही बढ़ाया बस जा सकता है। और इसको कहीं मतलब कि वित्तीय आपातकाल जब तक कि मतलब कि ज़बरदस्ती इसको इन नहीं किया जाता जब तक ये लागू रहता है। तो अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है हमारे देश भारत देश में, और लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 3 बार लग चुका है। 1962 में लग चुका है, 1971 में और 1975 में। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तब लगा था, फिर 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था, और जब 1975 में आंतरिक शांति को लेकर इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है। तो यही चीज़ था, युद्ध होने पर तो इमरजेंसी नॉर्मली लग ही जाता है, क्योंकि अशांति फैल जाता है, इसीलिए सरकार अपना हाथ में सब पावर ले लेती है, सब फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है। देखिए बताइए, इमरजेंसी में कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं एंड होता, बस 20 और 21, प्राणदेही की स्वतंत्रता और सजा जब हुआ उसी के अनुसार मिलेगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा नोट्स को भी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 300
आपातकाल इमरजेंसी की चर्चा 352 से 60 तक में चर्चा है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा सुरक्षा के लिए बनाया गया ये है, मतलब कि नेगेटिव प्रभाव नहीं डाले, इसीलिए हृदय कुंज ने आपातकाल को संविधान की घोषणा की थी तथा इस 3 प्रकार के होते, राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते ही हैं। आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, फिर 356 में राजकीय आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ये युद्ध या शस्त्र विद्रोह के समय लगता है। 44वां संशोधन, हाँ देखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ ना, उसके तहत अब आंतरिक अशांति में, मतलब आंतरिक अशांति पर जब इंदिरा गांधी ने लगा दिया था 1975 में, तो उसके बाद संविधान संशोधन कराया गया जिसमें राजीव गांधी ने किया था, क्या राष्ट्रीय अशांति के आधार पर नहीं अब लगेगा इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी लगने पे बहुत सारा अर्थव्यवस्था, मतलब कि शासन व्यवस्था गड़बड़ हो जाता है। तथा ये मंत्रिमंडल यानी संसद के सिफारिश पे मंत्रिमंडल कहाँ बैठते हैं, संसद के सिफारिश पे 30 दिन में ही लागू होना चाहिए, 2/3 बहुमत के अंदर। मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं तथा लोकसभा को मतलब कि लगाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देकर 1/10 से मत से पहले पारित करना पड़ेगा। फिर 353 में राष्ट्रीय आपात के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो चीज़, तो जैसे 20 और 21 का भी नहीं निलंबन होगा, इसका चर्चा। विधानसभा का भी नहीं निलंबन होता, ये तो पता ही, विधानसभा कभी निलंबित नहीं होता है, यानी राज्य वाला अपना निलंबन नहीं करेगा। राष्ट्रीय संसद राज्य सूची में कानून बना सकता है। अब सांसद है जो ना, आपातकाल लगने पर ना सांसद मतलब कि अपना छोड़ के संघ सूची, राज्य सूची में भी अपना कानून बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय इमरजेंसी लगा मतलब कि राज्य का कोई काम नहीं चलेगा। अब जो भी काम केंद्र सरकार द्वारा होगा, राज्य भी। फिर 354 में क्या बोला गया, राष्ट्रीय आपात में राष्ट्रीय वित्तीय नियमों, मतलब राष्ट्रपति वित्तीय नियमों में बदलाव कर सकते हैं तथा राज्य में दिए जाने वाले 42% धन में कटौती हो सकता है, यानी राज्य को वापस दिया जाता है ना 42% धन राज्य से वापस, केंद्र में जो टैक्स कलेक्ट होता है राज्य द्वारा, उसको 42% वापस कर देता है, तो वो उसमें भी कटौती कर सकता है, क्योंकि पैसा का कमी होने लगेगा। कोई भी युद्ध जैसा स्थिति जब आता है राष्ट्रीय आपातकाल में, युद्ध स्थिति में जब नॉर्मली लगाया जाता है तो इसीलिए कटौती करना पड़ता है। फिर 355 में बोला गया कि बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का कर्तव्य, इसीलिए 356 में देखिए राष्ट्रपति शासन यानी कि राजकीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जो लगता है ना वही राजकीय आपातकाल बोला जाता है, इसकी चर्चा है। इसमें भी ये मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति 60 दिन के भीतर लगा सकते, तथा 357 में राष्ट्रपति शासन के प्रभाव सब बताया गया। इसमें विधानसभा निलंबित हो जाएगा अगर राष्ट्रपति शासन जब लगेगा ना, तो इसमें विधानसभा निलंबित हो जाता है। मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है, कोई भी मूल फंडामेंटल राइट नहीं होगा, और मतलब कि जो भी काम वगैरह है ना उससे रिलेटेड निलंबन होगा। तो राज्य का बजट सदन में प्रस्तुत होने लगता है, बजट प्रस्तुत हो सकता है। ओके, इसका कहने का मतलब है ना कि राज्य का जो बजट सत्र राज्य में ना होता है प्रस्तुत विधानसभा, लेकिन ये सांसद में जाके होगा प्रस्तुत, वही चीज़ें। फिर 358 में राष्ट्रीय आपातकाल 352 के समय 19 की सभी स्वतंत्रता निलंबित होती है। तो पता है 19 का सारा स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब बोलने का, सभा करने का, ये सब का सब निलंबित हो जाता है। ठीक है, इसको कौन करते हैं, राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। फिर 359 में 352 के 20-21 को छोड़कर सब निलंबित होता। 360 में वित्तीय आपात यानी फाइनेंस इमरजेंसी के बारे में, जब फाइनेंशियली कमी हो जाएगा ना तब, यानी कि अभी तक इंडिया में कभी नहीं लगा, भगवान करे कभी ना लगे। इसे मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति लाते हैं तथा 7 दिन के भीतर 1/2 बहुमत से अनुमोदित करना पड़ता है, यानी आधा बहुमत चाहिए इसके लिए। ठीक है, वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति को छोड़कर सभी कर्मचारी का वेतन काट लिया था, यानी सिर्फ राष्ट्रपति छोड़ के सब कर्मचारी का वेतन काट सकता है, क्योंकि पैसा का कमी होने लगेगा। अगर आपातकाल लग गया तो समझिए कुछ विशेष ही प्रॉब्लम आ चुका है, इसीलिए ना लगा, तो अब लागू नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय शासन तो मैं बता ही दी हूँ कि राष्ट्रपति शासन में 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जाता, बताए ना कि 6 महीने करके इन्फिनाइट तक राष्ट्रीय आपातकाल, और 6 करके 3 साल तक राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपातकाल,
और वित्तीय आपातकाल इन्फिनाइट तक लगे नहीं रहेगा, उसको जब तक ज़बरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन एक बार अनुमोदन के बाद तक लगा था, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाए। राष्ट्रपति आपातकाल राष्ट्रपति शासन, देखिए ये जो है ना राष्ट्रपति शासन जर्मनी से लाया गया, जबकि वित्तीय आपातकाल यूएस से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल तथा ये जो 352 वाला राष्ट्रीय आपातकाल और 360 वाला राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन 356 वाला, ये दोनों ना जर्मनी से लिया गया, लेकिन ये यूएस से लिया गया है ना, ये यूएस से लिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी ने लगाया था, इसका दुरुपयोग किया था, राष्ट्रीय शांति के अनुसार लगा दिया था, तो इसीलिए 44वां संविधान संशोधन जो उनके बाद आए ना, वो इसका दुरुपयोग देखे तो इसीलिए इसको समाप्त कर दिएगा। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा अशांति के आधार पे आपातकाल नहीं लग सकता, तो 42वां संविधान संशोधन करने के बाद अब नहीं लग सकता है शांति के आधार पे आपातकाल। ऐसे तो बहुत बार लग सकता, तो इसलिए अब कर दिया गया। 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन में ही इंदिरा गांधी ने 1976 में उनका प्रयोग किया था। बहुत सारा 42वां संविधान संशोधन, इसी में इंदिरा गांधी ने बहुत सारा मतलब आलतू फालतू चीज़ मतलब बहुत सारा गलतियां अपना उसमें उनका साबित हुआ, जो भी फैसला ली थी उसमें। ठीक है, तो चलिए, तो भाग नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग इमरजेंसी का चर्चा देखें। भाग 17 में हम लोग राजभाषा का चर्चा देखे थे। अब हम लोग भाग 20 में जो संशोधन हुआ ना संविधान में, उससे रिलेटेड बातें देखेंगे। तो चलिए, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, क्योंकि आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, तो आज हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से लेके, यानी कि पार्ट नंबर 1 मिनट, आज हम लोग पार्ट नंबर 15 से इलेक्शन कमीशन का 324 होता है और 329 तक चर्चा ये देख लिए। फिर पार्ट 16 देख लिए, कुछ मतलब कि अल्पसंख्यकों और कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान 330 से 342 ST SC और ये सब एंग्लो के बारे में देखे थे ना। फिर पार्ट 17 में राजभाषा के बारे में देखें और पार्ट 18 में आपातकाल से रिलेटेड देख लिए। ठीक है, अगला में पार्ट 19 और 20 मतलब कि अब लास्ट ही होने वाला है। अब कितने 4 बच गया है, 19, 20, 21, 22, तो 4 पार्ट और देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ सुधार करना चाहते तो वो लिखिए। और ओके, मिलते हैं, बाय बाय।